रात के ठीक 2 बजे दिल्ली के एक शांत सरकारी दफ्तर की बत्ती अचानक जल उठती है। बाहर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे पूरा शहर नींद की गिरफ्त में हो। लेकिन उस इमारत के भीतर कुछ अलग चल रहा था। एक अनदेखी हलचल, एक अनकही बेचैनी। कमरे में रखी मेज पर फाइलें सजी थीं, घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। और तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। वो कोई आम कॉल नहीं थी। उस कॉल का इंतजार जैसे पहले से किया जा रहा हो, या शायद उससे डर भी था। फोन उठाया गया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक वाक्य सुनाई दिया, सर, ऑपरेशन शुरू हो चुका है, लेकिन हालात उम्मीद से ज्यादा खतरनाक है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर फोन कट गया। जिस व्यक्ति ने बिना एक पल गंवाए अपनी कुर्सी छोड़ी, कोट उठाया और तेजी से बाहर निकल गया, वो कोई साधारण अफसर नहीं था। वो था अजीत डोभाल। एक ऐसा नाम जो खुफिया दुनिया में सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि एक सोच, एक रणनीति और एक पूरा सिस्टम माना जाता है। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? कौन सा ऑपरेशन था जिसने रात के सन्नाटे को इतनी बेचैनी में बदल दिया? और क्यों उस मिशन की पूरी सच्चाई आज भी रहस्य के पर्दे में छिपी हुई है? इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, भारत के उन सबसे कठिन और खतरनाक दौरों में से एक में, जब देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा था। 1980 और 90 का दशक, ये वो समय था जब भारत सिर्फ अपनी सीमाओं पर ही नहीं, बल्कि अपने ही शहरों, गांवों और गलियों में एक अदृश्य युद्ध लड़ रहा था। आतंकवाद, अलगाववाद और अंदरूनी अस्थिरता ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी हुई थी। पंजाब जल रहा था, कश्मीर में हालात बिगड़ रहे थे और उत्तर पूर्व के राज्यों में विद्रोह अपने चरम पर था। ऐसे समय में देश को सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि दिमाग की जरूरत थी। ऐसे लोगों की जरूरत थी जो दुश्मन की सोच को समझ सकें, उनकी रणनीतियों को पढ़ सकें और उन्हें भीतर से तोड़ सकें। और यहीं से सामने आते हैं अजीत डोभाल। केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले डोभाल ने जल्द ही साबित कर दिया कि वो सामान्य रास्तों पर चलने वालों में से नहीं है। उनकी सोच अलग थी। वो सिर्फ कानून लागू करने वाले अधिकारी नहीं थे, बल्कि वो खेल को भीतर से समझने वाले खिलाड़ी थे। उनकी काबिलियत ने उन्हें जल्द ही देश की सबसे महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो तक पहुंचा दिया। और यहीं से शुरू हुआ उनका असली सफर। एक ऐसा सफर जिसमें हर कदम पर खतरा था, हर मिशन में मौत की संभावना थी और हर फैसले का असर पूरे देश पर पड़ सकता था। उनकी सबसे चर्चित उपलब्धियों में से एक थी पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद के दौर में उनकी भूमिका। उस समय जब अधिकतर अधिकारी सुरक्षित स्थानों पर बैठकर ऑपरेशन की योजना बना रहे थे, डोभाल ने एक ऐसा फैसला लिया जो बेहद जोखिम भरा था। उन्होंने खुद को दुश्मन के बीच उतार दिया। उन्होंने अपनी पहचान बदल ली, एक आतंकी समर्थक के रूप में खुद को पेश किया और महीनों तक उन्हीं लोगों के बीच रहकर उनकी सोच, उनकी योजनाओं और उनके नेटवर्क को समझते रहे। सोचिए वो स्थिति कितनी खतरनाक रही होगी। आप उन्हीं लोगों के बीच रह रहे हैं जिनके खिलाफ आपको काम करना है। एक छोटी सी चूक, एक गलत शब्द, एक गलत नजर और आपकी असली पहचान सामने आ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन यही अजीत डोभाल की सबसे बड़ी ताकत थी। वो सिर्फ ऑपरेशन नहीं करते थे, वो उसे जीते थे। यही उनकी क्षमता उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। अब बात करते हैं उस रहस्यमयी ऑपरेशन ग्रीन लीफ की, जिसका जिक्र कई कहानियों और चर्चाओं में आता है, लेकिन जिसकी आधिकारिक पुष्टि आज भी नहीं हुई है। इस ऑपरेशन के बारे में अलग अलग स्रोत अलग अलग बातें बताते हैं। कुछ इसे उत्तर पूर्व भारत से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे एक व्यापक अंडरकवर मिशन का हिस्सा मानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस नाम से जुड़ी कोई स्पष्ट सरकारी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। तो क्या ये ऑपरेशन सच में हुआ था, या ये सिर्फ उन कई गुप्त मिशनों का एक प्रतीकात्मक नाम है जिन्हें कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया? इसका जवाब आसान नहीं है। लेकिन अगर हम उस दौर के व्यापक संदर्भ को देखें तो एक बात साफ हो जाती है, भारत ने उस समय कई अत्यंत गोपनीय और जोखिम भरे ऑपरेशन किए थे। मिजोरम और उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में विद्रोह के समय भारतीय एजेंसियों ने अंडरकवर मिशनों की एक पूरी श्रृंखला चलाई। इन मिशनों का उद्देश्य था विद्रोही संगठनों को अंदर से कमजोर करना, उनकी योजनाओं को समझना और उन्हें विफल करना। इन ऑपरेशंस में शामिल एजेंट्स को महीनों, कभी कभी सालों तक अपनी असली पहचान छुपा कर रहना पड़ता था। वो एक अलग जिंदगी जीते थे, एक ऐसी जिंदगी जहां हर दिन एक परीक्षा थी। और माना जाता है कि अजीत डोभाल ने भी ऐसे कई मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हो सकता है ग्रीन लीफ भी उन्हीं में से एक रहा हो, या शायद वो सिर्फ उन सभी गुप्त ऑपरेशनों का एक कोड नाम हो जिनकी सच्चाई कभी पूरी तरह सामने नहीं आई। यही अनिश्चितता इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या फिल्मों में दिखाए गए ऐसे ऑपरेशन, जैसे धुरंधर जैसी परियोजनाओं में, इन वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। फिल्में अक्सर सच का एक हिस्सा दिखाती हैं, उसे नाटकीय बनाती हैं, लेकिन असली जिंदगी उससे कहीं ज्यादा जटिल होती है। असल ऑपरेशंस में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, कोई स्लो मोशन एंट्री नहीं होती, कोई तालियों की गूंज नहीं होती।
वहां सिर्फ सन्नाटा होता है, डर होता है और एक भारी जिम्मेदारी होती है। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। अजीत डोभाल की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली हीरो वो नहीं होते जो कैमरे के सामने नजर आते हैं। असल हीरो वो होते हैं जो अंधेरे में काम करते हैं, जिनका नाम शायद ही कभी सामने आता है, लेकिन जिनकी वजह से देश सुरक्षित रहता है। वो फैसले लेते हैं जिनके बारे में दुनिया को कभी पता भी नहीं चलता। वो जीतते हैं, लेकिन उनकी जीत का जश्न कभी नहीं मनाया जाता, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अजीत डोभाल का सफर सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं था। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जिन्होंने भारत की सुरक्षा रणनीति को एक नई दिशा दी, और कैसे उनकी सोच आज भी देश की नीतियों में गहराई से झलकती है। जब हम अंधेरे में लड़े जाने वाले युद्ध की बात करते हैं तो अक्सर हमें सिर्फ उसके नतीजे दिखाई देते हैं। कहीं एक बड़ा आतंकी हमला टल जाता है, कहीं कोई विद्रोही संगठन अचानक कमजोर पड़ जाता है, या फिर कोई संकट आने से पहले ही खत्म हो जाता है। लेकिन इन नतीजों के पीछे जो कहानी छिपी होती है वो कहीं ज्यादा जटिल, खतरनाक और रहस्यमयी होती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां जीत का जश्न नहीं मनाया जाता और हार की कीमत बहुत भारी होती है। और इस दुनिया के केंद्र में एक बार फिर वही नाम सामने आता है, अजीत डोभाल। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही अंडरकवर ऑपरेशंस के जरिए खुद को साबित किया, लेकिन वो तो सिर्फ शुरुआत थी। असली बदलाव तब आया जब उन्होंने अपनी क्षमताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साबित किया। 1970 और 80 का दशक भारत के लिए बेहद संवेदनशील समय था। एक तरफ देश के भीतर आतंकवाद और अलगाववाद अपने पैर पसार रहे थे, तो दूसरी तरफ सीमाओं के पार से भी खतरे लगातार बढ़ रहे थे। ऐसे में खुफिया एजेंसियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई थी। अब उनका काम सिर्फ जानकारी जुटाना नहीं था, बल्कि दुश्मन की सोच को समझना, उसकी योजनाओं का अंदाजा लगाना और उन्हें शुरू होने से पहले ही विफल करना था। अजीत डोभाल उन चुनिंदा अधिकारियों में से थे जिन्हें इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया। कहा जाता है कि उन्हें पाकिस्तान में अंडरकवर मिशन पर भेजा गया, एक ऐसा मिशन जहां हर दिन मौत के साए में जीना था। उन्होंने वहां अपनी पहचान पूरी तरह बदल ली। वो किसी भारतीय अधिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक आम नागरिक की तरह रहने लगे। उन्होंने अपनी भाषा, पहनावा, व्यवहार सब कुछ ऐसा बना लिया कि कोई भी उन पर शक न कर सके। यहाँ तक कि अपनी पहचान को और मजबूत बनाने के लिए उन्होंने अपने कान तक छिदवा लिए, ताकि वो पूरी तरह उस माहौल में घुल मिल सके। सोचिए, एक भारतीय अधिकारी दुश्मन देश के बीचों बीच, बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी पहचान के, हर दिन इस डर के साथ कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन यही वो दौर था जिसने अजीत डोभाल को एक साधारण अधिकारी से एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट बना दिया। उन्होंने सिर्फ दुश्मन को देखा नहीं, बल्कि उसे समझा, उसकी सोच को पढ़ा, उसकी कमजोरियों को पहचाना, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। यही अनुभव आगे चलकर उनके हर बड़े फैसले की नींव बना। फिर आता है साल 1999, भारत के इतिहास का एक बेहद संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण अध्याय। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू से दिल्ली आ रही थी, लेकिन रास्ते में उसे हाईजैक कर लिया गया। विमान को अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया। पूरे देश में हड़कंप मच गया। सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में थी और सरकार के सामने एक बेहद कठिन सवाल खड़ा था। क्या आतंकवादियों के सामने झुका जाए या यात्रियों की जान को जोखिम में डाला जाए? ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक ऐसा फैसला था जिसका असर देश की सुरक्षा नीति पर लंबे समय तक पड़ने वाला था। ऐसे में अजीत डोभाल को वार्ताकार के रूप में चुना गया। वो कंधार पहुंचे, आतंकवादियों के साथ आमने सामने बातचीत की, उनकी मांगों को समझा और हालात को नियंत्रण में रखने की कोशिश की। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था जहां हीरो कुछ ही मिनटों में सब ठीक कर देता है। ये एक लंबी, थकाऊ और बेहद तनावपूर्ण प्रक्रिया थी। हर शब्द सोच समझकर बोलना था, हर कदम नाप तौल कर रखना था, क्योंकि एक छोटी सी गलती सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ सकती थी। आखिरकार यात्रियों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की गई। हालांकि इस फैसले को लेकर आज भी बहस होती है, लेकिन उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए ये एक बेहद कठिन और संवेदनशील निर्णय था। और इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी कि अजीत डोभाल सिर्फ एक फील्ड एजेंट नहीं थे, वो एक ऐसे रणनीतिकार थे जो सबसे जटिल परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रख सकते थे। समय बीतता गया और उनकी भूमिका भी बदलती गई।
अब वो सिर्फ ऑपरेशन का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उन ऑपरेशंस की दिशा तय करने वाले व्यक्ति बन चुके थे। 2014 में जब उन्हें भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया, तब देश की सुरक्षा नीति में एक नया मोड़ आया। उन्होंने एक स्पष्ट और आक्रामक सिद्धांत अपनाया, ऑफेंसिव डिफेंस। इसका मतलब था सिर्फ हमले का जवाब नहीं देना, बल्कि खतरे को पहले ही खत्म कर देना। ये सोच पारंपरिक नीतियों से अलग थी। अब भारत सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि पहल करने वाला देश बन गया। इस रणनीति की झलक हमें कई महत्वपूर्ण घटनाओं में देखने को मिली, चाहे वो सीमा पार किए गए सर्जिकल स्ट्राइक्स हों या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक। इन सभी में एक बात समान थी, सटीक योजना, तेज निर्णय और स्पष्ट उद्देश्य। हालांकि इन ऑपरेशंस का श्रेय पूरी टीम को जाता है, लेकिन उनकी रणनीतिक योजना में अजीत डोभाल की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब अगर हम फिल्मों की बात करें, जैसे धुरंधर जैसी कहानियां, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे किरदार कहीं ना कहीं वास्तविक जीवन से प्रेरित होते हैं। लेकिन फिल्मों और हकीकत में एक बड़ा फर्क होता है। फिल्मों में कहानी को रोमांचक बनाने के लिए कई चीजें जोड़ी जाती हैं, ड्रामा, एक्शन, भावनाएं। लेकिन असल जिंदगी में ये सब कहीं ज्यादा जटिल होता है। यहाँ हर फैसला सिर्फ रणनीति नहीं होता, उसमें नैतिकता, राजनीति और इंसानी जिंदगियों का भार भी जुड़ा होता है। यही कारण है कि ऑपरेशन ग्रीन लीफ जैसे नाम भले ही रहस्य ने लिपटे हों, लेकिन वो हमें एक बड़ी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए कई ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिनके बारे में हम कभी पूरी तरह जान ही नहीं पाते और शायद जान भी नहीं सकते। अजीत डोभाल की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उस पूरी व्यवस्था की कहानी है जो बिना रुके, बिना थके दिन रात काम करती है ताकि देश सुरक्षित रह सके। ये उन लोगों की कहानी है जो अंधेरे में रहकर रोशनी की रक्षा करते हैं। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है कि असली हीरो हमेशा पर्दे के पीछे होते हैं। जब अगली बार आप किसी फिल्म में एक जासूस को दुश्मन के बीच जाकर मिशन पूरा करते देखें, तो एक पल के लिए रुककर सोचिए कि कहीं ना कहीं असल दुनिया में भी कोई ऐसा कर रहा होगा, बिना किसी पहचान के, बिना किसी तालियों के, बस एक जिम्मेदारी के साथ। और फर्क सिर्फ इतना